हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं तराइन का दूसरा युद्ध। कई वर्षों पहले गौरी ने भारत पर हमला किया था। तराइन की पहली लड़ाई में वह पराजित हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने उसे जीवन दान दिया था। पृथ्वीराज ने सोचा शायद ये दया उसे मानवता का पाठ सिखा देगी, पर उस दया ने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। सन 1192 एक ऐसा वर्ष जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। गौरी एक विशाल सेना लेकर फिर भारत की ओर बढ़ा। पेशावर, लाहौर होते हुए भी वो तराइन के मैदान तक पहुंचा, वही मैदान जहां कभी उसकी हार हुई थी। उधर दिल्ली और अजमेर में युद्ध की खबर फैल चुकी थी। राजपूत सरदार एक एक कर पृथ्वीराज के दरबार में आने लगे। दिल्ली का किला और अजमेर के दरबार, हर जगह बस यही चर्चा थी, गौरी फिर लौट आया है। पृथ्वीराज ने सभा बुलाई, सभी सरदार उपस्थित थे। कोई बोला राजन, इस बार उसे बख्शना मत, तो कोई बोला गौरी को उसकी औकात दिखाने का समय फिर आ गया है। पृथ्वीराज की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने कहा, हम वही भूमि के पुत्र हैं जिसने रावण को हराया, सिकंदर को रोका। यह धरती किसी विदेशी के कदमों के नीचे नहीं झुकेगी। फिर तैयारी शुरू हुई। घोड़ों को सजाया गया, तलवारों की धार तेज कर दी गई, ढोल नगाड़े बजने लगे और वीर राजपूत ने प्रतिज्ञा ली, या तो विजय या वीरगति। गौरी की सेना तराइन के मैदान में आ चुकी थी। वो पहले से अधिक विशाल थी और पहले से अधिक संगठित। रात के सन्नाटे में उसके तंबुओं की रोशनी झलक रही थी। सुबह का सूरज उगा। तराइन की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापें, सैनिकों की पुकार और हवा में तलवारों की चमक, मानो धरती स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो। पहला प्रहार पृथ्वीराज की ओर से हुआ। राजपूत हाथियों के साथ आगे बढ़े। तीरों की बारिश होने लगी। हर हर महादेव के नारे गूंजने लगे। गौरी की सेना डगमगा गई। कुछ सैनिक पीछे हटने लगे। पृथ्वीराज मुस्कुराए, बोले, वो भाग रहा है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, पीछा करो। पर यही गौरी की चाल थी। उसने अपनी सेना को 3 भागों में बांट रखा था। पहला हिस्सा सिर्फ युद्ध की शुरुआत में मरने और पीछे हटने के लिए था। जैसे ही राजपूत सेनाएं आगे बढ़ी, दूसरी और तीसरे हिस्से ने किनारों से हमला कर दिया। अब चौहानों की सेना बीच में फंस चुकी थी। तीरों की बौछार, घोड़ों की चीखें और हाथी इधर उधर भागने लगे। गौरी के सैनिक आग में भीगे हुए तीर चला रहे थे, जो कि हाथियों की आंखों में जाकर लगते और वह डरकर अपने सैनिकों को कुचलने लगते। राजपूतों में भ्रम फैल गया। कोई जान नहीं पा रहा था कि दुश्मन कहाँ है और कौन दोस्त। पृथ्वीराज ने स्वयं मैदान में उतरकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाया। वह घोड़े पर सवार हुए, तीर पर तीर चलाने लगे। गौरी के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, ये चौहानों की धरती है गौरी, यहाँ से जिंदा लौटना आसान नहीं। गौरी कुछ क्षण के लिए पीछे हटा, पर उसने अपनी योजना पूरी कर ली थी। रात होते ही फिर उसने हमला कर दिया, अचानक, चुपचाप, जब चौहान की सेना थकी हुई थी। रात के अंधेरे में तीरों की चिचकारियां गूंजने लगी। घोड़ों की टापों से धरती हिल रही थी। राजपूतों को समझ नहीं आया कि ये कैसा हमला है। पहली बार भारत की किसी सेना पर रात में युद्ध छेड़ा गया था। सुबह का उजाला हुआ। तराइन का मैदान लाशों से पटा था। पृथ्वीराज की सेना टूट चुकी थी। हजारों राजपूत मारे जा चुके थे और अंततः पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। गौरी ने उन्हें अपने सामने लाया और उनकी आंखों में गर्व था। अब बताओ पृथ्वीराज, गौरी बोला, वो दया कैसी लगी जो तुमने मुझ पर की थी? पृथ्वीराज चुप रहा। उनकी आंखों में न आंसू थे और न ही डर, बस एक स्थिरता थी, जैसे कोई राजा अपने भाग्य को स्वीकार कर रहा हो। गौरी ने दिल्ली और अजमेर दोनों पर कब्जा कर लिया। वहां अपने विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन सौंपा और यही से शुरू हुआ भारत में मुस्लिम शासन का पहला अध्याय। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि गौरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गया। वहां उनकी आंखें फाड़ दी गई और अपमानित करने के लिए उन्हें दरबार में खड़ा कर दिया गया। पर इतिहासकारों के अनुसार लोक कथाएं कहती है पृथ्वीराज के कवि मित्र चंद्रबरदाई भी साथ में थे। एक दिन गौरी ने हंसकर कहा, चौहान, अब क्या करोगे अपनी वीरता का? तब चंद्रबरदाई ने कविता के रूप में उन्हें इशारा दिया, राजन, अब भी समय है, आवाज के निशाने पर निशाना साधो। कहते हैं पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, आवाज की दिशा में तीर चलाया और वह तीर सीधा गौरी के सीने में जाकर लगा। गौरी वही गिर पड़ा। इसके बाद पृथ्वीराज ने स्वयं अपनी जान दे दी। चाहे ये कथा सच हो या ना हो, लेकिन भारत के लोगों के दिल में पृथ्वीराज आज भी एक अमर नायक है। वो राजा जिसने विदेशी आक्रमणों के सामने वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर इतिहास में जगह बनाई। तराइन का दूसरा युद्ध सिर्फ एक पराजय नहीं था,
यह उस युग का अंत था जब भारत के राजाओं में एकता की कमी थी। अगर उस दिन राजपूत एकजुट हो जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध नहीं, यह कहानी उस युग की है जो वीरता, प्रेम और विश्वास इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए।